जय हिंद एवरीवन। तो BSPSCL का क्लर्क और स्टोरेज असिस्टेंट वाला नोटिफिकेशन आ गया एग्ज़ाम से रिलेटेड। आप लोग एडमिट कार्ड को 13 तारीख से डाउनलोड कर सकते हैं और आप लोगों का एग्ज़ाम जो है 20 तारीख से स्टार्ट कर दिया जाएगा और 20 से 30 में सारा एग्ज़ाम आप लोग का कंडक्ट करा लिया जाएगा। तो आप लोग एग्ज़ाम का एक बार अपना सिलेबस देख लें। जनरल नॉलेज 10th लेवल तो नाम का है, इसको हटाइए। करंट अफेयर करना है आपको, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी और पॉलिटी करना है और साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये सब करना है। और जनरल नॉलेज से जो आपका क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा 20 क्वेश्चन, ठीक है। रीजनिंग में देखिए ये सब टॉपिक आप लोग को करके जाना अच्छा से। रीजनिंग से भी आप लोग को 20 क्वेश्चन बनेगा। आगे है मैथ में ये सब आप लोग को अच्छा से करके लेना है। और मैथ से जो क्वेश्चन बनेगा वो मैथ से 20 क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। मैथ से 20 क्वेश्चन बनेगा। इंग्लिश से बनेगा आप लोगों का 10 क्वेश्चन। इंग्लिश में सिनोनिम, एंटोनिम, OWS, एरर डिटेक्शन, इडियम एंड फ्रेजेस और पैसेज कॉम्प्रिहेंशन ये सब करना है। फिर देखिए जनरल हिंदी भी आप लोग से पूछा जाएगा। हिंदी ये सब पूछा जाएगा, 10 नंबर का हिंदी रहेगा। और कंप्यूटर से ये सब आप लोग का चैप्टर है, ये सब टॉपिक है, ये सबको आपको अच्छा से करना है। इससे 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस तरह से सब मिलाकर 100 हो जाता है। तो आप लोग अपना प्रिपरेशन इसी सिलेबस के अनुसार ही करें तो अच्छा है, क्योंकि ज़्यादा टाइम तो है नहीं। और आप लोग सिलेबस अगर रिवाइज कर रहे हैं तो अच्छी बात है। और साथ में आप लोग मॉक टेस्ट भी ज़रूर दें। अगर ऑनलाइन सुविधा है आपके पास, ऑनलाइन दीजिए। अगर ऑफलाइन देना चाहते हैं तो ऑफलाइन दीजिए। आप लोग के पास बुक है तो अच्छी बात है, नहीं है तो मेरे साथ आप लोग, मैं मॉक टेस्ट कराऊंगा, आप देखिए। बाकी मैथ रीजनिंग आप लोग घर पे खुद से कीजिएगा। आइए अब बुक पे चलते हैं। ये है BSPSCL वाला बुक किरण पब्लिकेशन का। इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। कॉरस्पॉन्डिंग क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट के लिए ही ये बुक है। CBT एग्ज़ाम होगा। इसमें भी देखिए सिलेबस डिफाइन किया हुआ है, क्या क्या पढ़ना आप लोग। इस तरह से ही आप अपना प्रिपरेशन कर ले, जितना जल्दी कवर हो सकता है अच्छी बात है। बाकी मॉक टेस्ट आप लोग ज़रूर लगाइएगा। जो भी क्वेश्चन आप लोग का यहाँ पे गलत होगा वो एग्जामिनेशन हॉल में गलत नहीं होगा। और ये बहुत अच्छा तरीका है रिवीजन करने का भी। PDF मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे दे दूँगा, आप लोग वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए। आप लोग हर क्वेश्चन का आप लोग डिस्क्रिप्शन का डिटेल पढ़ सकते हैं और मैथ रीजनिंग को भी बना सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज के क्वेश्चन से। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? तो जल में घुलनशील होता है विटामिन C। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो देखिए विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है, तो हाँ ये सही है। ऊपर एक बार फिर से देख लीजिए, जल में घुलनशील हो जाएगा C। बाकी विटामिन A, K, E ये सब क्या है? फैट सॉल्यूबल है, वसा में घुलनशील है। सेकंड में है विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है, तो हाँ इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर ही SI यूनिट है। बनावली किस राज्य में स्थित है? तो देखिए बनावली से हाल फिलहाल में ही प्रोहिबिशन वाला जो SI का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी पूछा था बनावली से, तो इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा। बनावली है कहाँ पे? तो हरियाणा में है। और ये क्या है? तो सिंधु सभ्यता का स्थल है। निम्नलिखित में से शरीर का कौन सा अंग श्वसन तंत्र का हिस्सा नहीं है? श्वसन तंत्र रेस्पिरेशन वाला पार्ट नहीं है, तो ट्रैकिया है, ब्रोंकाई है, लेरिंग्स है, कोलोन नहीं है, ये एक्सक्रीशन वाला पार्ट है, कोलोन। ठोसों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो देखिए गलत क्या है? तो गलत है ऑप्शन 2। देखिए एक बार, किसी ठोस को गर्म किए जाने पर उसके कणों की तापीय ऊर्जा कम हो जाती है, जिससे यह द्रव में परिवर्तित हो जाता है। तो किसी भी ठोस को गर्म करेंगे तो उसका तापीय ऊर्जा कम हो जाता है, ये गलत बात है। कम नहीं होता है, ज़्यादा होता है। तो इस तरह से ऑप्शन 2 हो जाएगा सही। आगे 6 नंबर देखिए, जैन संस्थानों को दान की गई भूमि का चोल शिलालेखों में
किस नाम के रूप में वर्णित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा पालीचछंदम। पालीचछंदम हो जाएगा आंसर। आगे है, कौन सा सिक्किम में नेपाली समुदाय का एक सामूहिक नृत्य है? सिक्किम में नेपाली समुदाय का सामूहिक नृत्य कौन सा है? तो मारुनी हो जाएगा सही आंसर, मारुनी। आगे है, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? ये लिखा गया था स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक स्वामी दयानंद सरस्वती। राजा रुद्रदमन किस वंश से संबंधित थे? तो राजा रुद्रदमन संबंधित थे शक वंश से। किससे संबंधित थे? शक वंश से। भारतीय संस्कृति में निम्नलिखित में से किस देवी को वीणा नामक संगीत वाद्य यंत्र धारण करने वाली देवी माना जाता है? तो आंसर हो जाएगा सरस्वती। निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर संचारी रोग है? गैर संचारी, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। आंसर हो जाएगा मिर्गी। क्या हो जाएगा? मिर्गी। तेलंगाना राज्य का गठन आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के अंतर्गत किया गया था। आंसर हो जाएगा 2014, ऑप्शन नंबर 4। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में भारतीय मुख्य भूमि के किधर पड़ता है? बताइए। ये तो हो जाएगा इंडिया का मेन लैंड, और अंडमान द्वीप सब जो है इधर पड़ता है। तो क्या हो जाएगा? साउथ ईस्ट, तो दक्षिण पूर्व हो जाएगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर 3। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा महाकाव्य तमिल कवि इलंगो अदिगल द्वारा लिखा गया है? तो ये हो जाएगा सिलप्पादिकरम। क्या हो जाएगा? सिलप्पादिकरम। ये क्या है? एक तमिल महाकाव्य है और लिखा गया है इलंगो अदिगल द्वारा, सिलप्पादिकरम। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर पूर्वी घाट में स्थित है? तो पूर्वी घाट में स्थित है ये सब में से आंसर हो जाएगा महेंद्रगिरी, ऑप्शन नंबर 3। सजीवों के संदर्भ में टेरिडोफाइट वर्ग किस जगत का भाग होता है? तो टेरिडोफाइट जो है ये होता है प्लांटी का। क्या हो जाएगा? प्लांटी सही आंसर। मौर्य समाज के पूर्वी भारतीय प्रांत की राजधानी क्या होगी? बताइए। स्वर्णगिरी, तक्षशिला, उज्जैन, तोसली। आंसर हो जाएगा तोसली। मौर्य साम्राज्य के पूर्वी भारतीय प्रांत की राजधानी तोसली थी। स्वराज पार्टी का गठन 1923 में किसके द्वारा किया गया था जो इसके सचिव बने थे? तो आंसर हो जाएगा मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर 4। स्वराज पार्टी 1923 मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास के द्वारा बनाया गया था यह पार्टी। सचिव कौन थे? मोतीलाल नेहरू थे। उज्जैन शहर को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो उज्जैन को कहा जाता था अवंतिका। उज्जैन को कहा जाता था अवंतिका। आरंभ में रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय कहाँ स्थापित था? तो कोलकाता में स्थापित था, कलकत्ता हो जाएगा सही आंसर। फिर 1937 के बाद ये मुंबई चला गया। इस तरह से जीके खत्म होता है। अब 21 से लेकर 40 तक मैथ है। आप लोग मैथ बनाइए खुद से, जो नहीं बनेगा वो पीडीएफ के सॉल्यूशन से देखकर बनाएंगे। अब हम लोग आते हैं सामान्य हिंदी पर। दिए गए वाक्यांश के लिए उचित शब्द का चयन कीजिए। आलोचना करने वाला को क्या कहते हैं? आलोचना करने वाला को आलोचक कहते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से मिश्र वाक्य ज्ञात कीजिए। तो इस सब से जो मिश्र वाक्य है वो है, जो उसके पास था वो सब खो गया। जो उसके पास था वो सब खो गया, ये हो जाएगा मिश्र वाक्य। बाकी ये सब को आप लोग पढ़ के देखिएगा। दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए।
तो इस सब में से सही जो है अगम्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 में। आग लगाकर पानी को लेकर दौड़ना, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है पहले झगड़ा करवाना फिर शांति का प्रयास करना। दिए गए वाक्य में अव्यय ज्ञात कीजिए। घर के अंदर लड़की बैठी है, तो ये है संबंध बोधक। क्या है? संबंध बोधक। छूट गया नीचे। निम्नलिखित में से विराम चिन्ह का क्या अर्थ है? विराम चिन्ह का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है ठहराव। विराम चिन्ह का अर्थ होता है ठहराव। दिए गए शब्द युग्म का सही शब्द युग्म ज्ञात कीजिए। इधर कोश है, इधर भी कोश है। अब इस कोश का मतलब क्या होता है? तो ये कोश का मतलब होता है खजाना, और ये कोश का मतलब होता है शब्दों का संग्रह। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब ये गद्यांश है, इसको आप लोग पढ़िए। पढ़ना चाहते हैं तो पढ़िए, ऐसे आंसर डायरेक्ट आप लोग पढ़ लेंगे। एक बार देखिए, स्क्रीनशॉट लेके पढ़िए या स्टॉप करके पढ़िए, फिर एक बार नीचे का पढ़िए। आइए अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कब हुआ? तो देखिए यहीं पे साफ लिखा हुआ है, उनका जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता में हुआ। ठीक है। दिए गए वाक्य में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रविन्द्रनाथ टैगोर एक महान डैश थे, तो आप लोग को पता होगा कि ये क्या थे? तो एक महान कवि थे। क्या थे? कवि। आगे है, रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किस रचना के लिए मिला? तो सभी को पता है कि रचना हो जाएगा गीतांजलि, जिसके लिए रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला था साहित्य के क्षेत्र में। अब यहाँ से रीजनिंग है, 20 रीजनिंग मिलेगा आप लोगों को एग्जाम में। आप लोग रीजनिंग खुद से बनाइए। अब हम लोग बढ़ते हैं इंग्लिश के तरफ। ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन सेंटेंस स्पीक आउट द करेक्ट सेंटेंस कन्वर्टेड इन अफर्मेटिव फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। आपको एफर्मेटिव बताना है। ठीक है। एफर्मेटिव होता है सकारात्मक टाइप का वाक्य जिसमें कि नॉट नहीं आए। तो ही डिड नॉट राइट अ लेटर, ये दिया गया है। ये नेगेटिव सेंटेंस, इसको अफर्मेटिव बनाइए। तो आंसर हो जाएगा ही रोट अ लेटर। क्या हो जाएगा? ही रोट अ लेटर। यहाँ पे देखिए सेंटेंस कौन सा यूज हुआ है? ये पास्ट सेंटेंस यूज हुआ है। ठीक है। ही डिड नॉट राइट अ लेटर। तो इसी तरीक़ा से आपको भी पास्ट में ही एफर्मेटिव बनाना है, इसलिए यही बनेगा। अगर ऐसा सोचेंगे कि सर यहाँ पे भी तो एफर्मेटिव बन रहा है, तो ये प्रेजेंट से रिलेट करेगा, ये भी प्रेजेंट से रिलेट करेगा। और ही डिड राइट अ लेटर, ऐसा ये सेंटेंस ही गलत है। ठीक है। फाइंड एंटोनिम फॉर डिफिडेंस। डिफिडेंस का एंटोनिम क्या होगा? मतलब एंटोनिम मतलब उल्टा होता है, अपोजिट वर्ड। तो इसका अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा? देखिए, डिफिडेंस का मतलब होता है संकोच। डिफिडेंस का मतलब संकोच होता है, तो संकोच का अपोजिट फिर क्या होगा? संकोच ना करे। तो कौन संकोच नहीं करता? जो कॉन्फिडेंट रहता है। तो इस तरह से डिफिडेंस का हो जाएगा कॉन्फिडेंस। फाइंड द सिनोनिम ऑफ एक्यूज। एक्यूज मतलब होता है दोषी कहना, दोषी करना। दोष मतलब किसी को एक्यूज कर रहे हैं, मतलब उसको सिद्ध कर रहे हैं कि वो ही दोषी है। ठीक है। तो सिनोनिम का है मतलब कि समानार्थ है। तो इसका आंसर हो जाएगा इम्पीच। आप लोग पढ़े होंगे कि राष्ट्रपति पर इम्पीचमेंट लगता है, महाभियोग लगता है। तो इम्पीचमेंट लग रहा मतलब क्या कर रहे हैं? तो उसको उनको दोषी करार कर रहे हैं। समझ पा रहे हैं इस चीज़ को ना? इम्पीच मतलब भी होता है दोषी कहना या करार करना दोषी, और एक्यूज मतलब भी वही हुआ। ठीक है। चलिए आगे देखिए। फाइंड आउट विच ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर। किसमें एरर है देखिए, और अगर कोई एरर नहीं होगा तो आप लोग ऑप्शन डी से जाइएगा। एज सुन एज द टीचर इंटर्ड।
एवरीवन फेल इन अ साइलेंस, तो यही गलत है, इन अ साइलेंस नहीं होगा, इन साइलेंस होगा, नहीं लगेगा, ठीक है, या फिर इनटू साइलेंस हो जाएगा, एवरीवन फेल इनटू साइलेंस। इस तरह से ऑप्शन नंबर 3 वाला पार्ट में एरर है, तो आंसर हो जाएगा 3। इसमें भी आपको एरर निकालना है। आई गोइंग देयर विल नॉट सॉल्व दिस कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम, तो देखिए आई गोइंग देयर आप लोग कभी यूज किए नहीं होंगे, आई एम गोइंग देयर होता है, आई वाज गोइंग देयर होता है, आई के बाद एम लगेगा या जो भी फिर सेंटेंस के हिसाब से लगता है, तो यहाँ पे कुछ नहीं लगा है, इस तरह से इसी में एरर है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1। आगे है चूज द सुटेबल ऑप्शन दैट डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ द वर्ड और फ्रेज प्रिंटेड इन इटैलिक इन सेंटेंस। देख लीजिए इस सेंटेंस में इटैलिक जो है लिखा हुआ वो है ब्रेड एंड बटर, और ब्रेड एंड बटर का मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है मीन्स ऑफ लिवलीहुड, मीन्स ऑफ लाइवलीहुड ही होता है ब्रेड एंड बटर का मतलब, इसका मतलब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट गिवन ऑप्शन, ड्रॉ डैश आउटलाइन ऑफ इंडिया, तो क्या ड्रॉ करेंगे, आउटलाइन ऑफ इंडिया, एन लगाकर, एन लगाएंगे, आउटलाइन क्या है, ओ है पहले लेटर तो वो है वॉवेल, इस तरह से एन आ जाएगा। आगे है फिल इन द गैप विथ करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, कोलंबस डिस्कवर नहीं, है डिस्कवर्ड नहीं, हैड नहीं, डिस्कवर्ड अमेरिका, कोलंबस अमेरिका को खोजा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन आपको लगाना है, फॉर्चून कंटिन्यूड टू स्माइल, इन मी नहीं, अपॉन मी नहीं, विथ नहीं, एट मी, क्या आ जाएगा एट। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस, ये सेंटेंसेस कौन सेंटेंस सही है या नहीं है वो आपको बताना है। द 7 हॉर्सेस होटल इन सिंगापुर इज ग्रेट हो जाना चाहिए, सही है, इज मच ग्रेट सुपर फ्लॉज लग रहा है, ये नहीं हो। ही जस्ट डिड नॉट लिव्ड इन द जेन्युइन वर्ल्ड, ये भी गलत है। दिस ब्रीफ केस इज मेड ऑफ ऑथेंटिक लेटर, नहीं, मेड अप ऑफ रहता तो सही हो जाता। सी इज अ वेरी जेन्युइन पर्सन, ये सही है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इस तरह से इंग्लिश हो जाता है कंप्लीट। अब आप लोग बेसिक कंप्यूटर का क्वेश्चन देखिए, टोटल कंप्यूटर का 20 क्वेश्चन रहेंगे। दिए गए फोल्डरों में अप्रेषित मेल को डैश फोल्डर में स्टोर किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा ड्राफ्ट, ठीक है। दिए गए फोल्डरों में अप्रेषित मेल को ड्राफ्ट फोल्डर में स्टोर किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन से कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग क्रोम ब्राउज़र में करेंट टैब से बाईं ओर एक ब्राउज़र टैब का सक्रिय करने के लिए किया जाता है, आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस पेज अप। आप लोग अगर प्रेजेंट टैब में हैं और आप लोग को बाएं ओर का एक ब्राउज़र टैब को सक्रिय करना है तो आप लोग कंट्रोल प्लस पेज अप करेंगे। सफारी एक वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर है जिसे एप्पल के द्वारा विकसित किया गया, एप्पल हो जाएगा सही आंसर, एप्पल। सफारी क्या है, वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर है, याद रखिएगा। सफारी सर्च इंजन नहीं है, सफारी क्या है, वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर है। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। $B$2 85 है। MS एक्सेल 2010 में विशिष्ट मानदंडों के साथ एक रेंज में सेल की संख्या की गणना काउंट इफ का उपयोग
करके की जा सकती है। काउंट इफ हो जाएगा सही आंसर। सेल की संख्या की गणना काउंट इफ का यूज करके होगा। MS एक्सेल 2010 में डैश का उपयोग शीट के भीतर टेक्स्ट को प्रतिस्थापित मतलब कि रिप्लेस करने के लिए किया जाता है। तो किसका यूज रिप्लेस करने के लिए करेंगे? तो कंट्रोल प्लस एच का। आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस एच। MS एक्सेल 2010 में कौन सा फंक्शन की का उपयोग सेल को संपादित एडिट करने के लिए किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा F2 मतलब F2 का प्रयोग करेंगे तो इसका यूज किस में होगा? एडिट करने के लिए किया जाएगा। ठीक है, F2। MS एक्सेल 2010 के टेबल फीचर के माध्यम से बनाए गए टेबल द्वारा यूजर उपयोगकर्ता विभिन्न मानों से डैश को फिल्टर कर सकते हैं, कॉलम को फिल्टर कर सकते हैं। MS एक्सेल के टैब फीचर के माध्यम से बनाए गए टेबल द्वारा यूजर उपयोगकर्ता विभिन्न मानों से कॉलम को फिल्टर कर सकते हैं। MS एक्सेल 2010 एप्लीकेशन में अधिकतम जूम प्रतिशतता कितनी होती है? तो अधिकतम जूम 2010 MS एक्सेल में आप 400% कर सकते हैं। 400% सही आंसर। एक मौजूदा MS एक्सेल 2010 वर्कबुक में एक नई वर्कशीट इंसर्ट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट की उपयोग की जाती है? तो शॉर्टकट की जो है ये है शिफ्ट प्लस F11। MS एक्सेल 2010 वर्कबुक में नई वर्कशीट इंसर्ट करने के लिए, अगर आपको नई वर्कबुक इंसर्ट करनी है तो शॉर्टकट है शिफ्ट प्लस F11। निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट MS वर्ड में फाइंड और रिप्लेस डायलॉग बॉक्स खोलता है? तो फाइंड और रिप्लेस डायलॉग बॉक्स खोलेगा कौन? कंट्रोल प्लस एच। कंट्रोल प्लस एच हो जाएगा सही आंसर। इंटरनेट के संदर्भ में FTP का पूर्ण रूप क्या है? तो FTP का पूर्ण रूप है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर 1 फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसको आप बनाइए, बनाने के बाद आंसर आएगा 3 मतलब कि 1 हो जाएगा सही आंसर। MS एक्सेल वर्कशीट का निम्नलिखित में से कौन सा घटक चयनित सेल की सामग्री को प्रदर्शित करता है? आंसर हो जाएगा फॉर्मूला बार। ऑप्शन नंबर 1। MS एक्सेल वर्कशीट का निम्नलिखित में से कौन सा घटक चयनित सेल की सामग्री को प्रदर्शित करता है? फॉर्मूला बार। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा MS वर्ड में कट या कॉपी किए गए टेक्स्ट को संग्रहित करता है? आंसर हो जाएगा 1 नंबर क्लिपबोर्ड। MS वर्ड में कट या कॉपी किए गए टेक्स्ट को क्लिपबोर्ड संग्रहित करता है। ये सब क्वेश्चन सब नहीं मतलब अभी तक जो भी देखे हैं उसमें से 8-10 क्वेश्चन पुराना वाला बुक जो था उसमें भी ये सब क्वेश्चन था। आगे देखिए 96। जब आप MS एक्सेल में कोई मान दर्ज करते हैं और शिफ्ट प्लस इंटर कुंजियां दबाते हैं तो क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? कर्सर ऊपरी सेल में चला जाएगा। अगर आप MS एक्सेल में कोई मान दर्ज करते हैं और शिफ्ट प्लस इंटर कुंजियां दबाते हैं तो कर्सर ऊपरी सेल में चला जाएगा। MS वर्ड की एक टेबल में कितने कॉलम हो सकते हैं? तो कॉलम हो जाएगा 1। सभी एक्सेल फंक्शन फॉर्मूला टैब के तहत डैश में संग्रहित किए जाते हैं। आंसर हो जाएगा फंक्शन लाइब्रेरी। सभी एक्सेल फंक्शन फॉर्मूला टैब के तहत फंक्शन लाइब्रेरी में संग्रहित किए जाते हैं। 99 है डैश हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस प्रदान करता है। कौन? ब्रॉडबैंड।
कौन हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस प्रदान करता है? ब्रॉडबैंड। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य है ऑप्शन नंबर 3, केवल 2 में क्या कह रहा है कि MS वर्ड में टेक्स्ट का फॉन्ट साइज 8 से कम नहीं हो सकता है। तो MS वर्ड में टेक्स्ट का आकार 1 से कम नहीं हो सकता है। MS वर्ड में अगर आपको शेप का बात करें फॉन्ट साइज का, तो 8 से कम हो सकता है। कितना तक हो सकता है? तो 1 तक हो सकता है, 1 से कम नहीं होगा, इसलिए आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। इस तरह से 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। और अगर आप लोग चाहते हैं कि सर एक ऐसा प्लान बताइए जिससे कि पूरा एग्ज़ाम से पहले पूरा सब कुछ कवर हो जाए, होमवर्क देकर एक प्लान बनाइए या फिर रूटीन बताइए, जो भी अगर ऐसा कुछ चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मैं आप लोग को एक अच्छा स्टडी प्लान दे दूँगा, उससे आप लोग का एग्ज़ाम में अच्छा तैयारी बन जाएगा और वही सही रहेगा। ऐसे आप लोग इधर उधर से पढ़िएगा, ज़्यादा आप लोग का टाइम वेस्ट ही होगा, काम का चीज़ बहुत कम ही निकल कर आएगा, आउटकम जो होता है वो आप लोग का बहुत कम हो जाएगा। तो एक अच्छा स्टडी प्लान चाहिए तो आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा। बाकी फिर मिलते हैं दूसरे सेट में, तब तक के लिए जय हिंद।